मैं अनीता चौधरी और अपने चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके साथ रूबरू हो रही हूँ। आज संसद में कृषि विधेयक पास होने के दौरान पूरे देश ने ऐसा विभत्स संसद का रूप देखा जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। विपक्ष अपनी सारी हदें पार कर गया और कुछ प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए बदतमीजी के उस लेवल तक पहुंचा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। ऐसा लगा कि हमने जिनको अपना जनप्रतिनिधि माना था वो तो दरअसल बिल्कुल ही संस्कारहीन निकले। उनके अंदर एक तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और टीएमसी के डेरेक ब्रायन जो हैं वो बेल तक पहुंचकर जिस तरह से सभापति का निरादर कर रहे थे, उनके रूल बुक्स को फाड़ दिया, उनके माइक को छीन लिया, को नीचा करके उनसे छीनने की कोशिश की। ऐसा लगा कि कोई जानवर, कोई असभ्य व्यक्ति, अनपढ़ गंवार व्यक्ति संसद में जाके बैठ गया है जिसको किसी भी बात की जानकारी नहीं है, कोई किसी बात को समझने की कोशिश नहीं करता है, वो किसी रूल को फॉलो नहीं करना चाहता है और अपनी बात को रखने के लिए हर मर्यादा को तोड़ने के लिए वो राजी है। आपको बता दें कि ये जो कृषि बिल इस बार आ रहा है, जो अमेंडमेंट के साथ आ रहा है, वो दरअसल किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है। अब तक हम हर बार रोते थे कि किसानों के लिए जो है वो कोई रूल नहीं बनाया गया है, जो अभी लॉ है वो फार्मर्स फ्रेंडली नहीं है, कृषि को एक उद्योग में तब्दील नहीं किया जा रहा है। बिचौलिए जो हैं इस तरह से किसानों का शोषण कर रहे हैं कि किसानों का उत्थान नहीं हो रहा है। दर्द सिर्फ उन बिचौलियों की है, उन दलालों की है जो अनाज का दलाल करते हैं, जो किसानों का हक मारते हैं। उनका दिल जो है वो फटा जा रहा है कि आखिर उनकी कमाई का क्या होगा। उसी का नतीजा जो आपने देखा ये संसद में आज देखने को मिला। ये जो बिल आया है इसकी बात अगर बता दूं तो अब तक का सबसे बड़ा कृषि सुधार है ये। मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। द फार्मर्स प्रोड्यूस्ड ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलेशन बिल 2020, ये इसका नाम है। और इस कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई भी खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। ऐसा आरोप कि मीडिया से मंडियों से मार्केट रेगुलेट होता है, मंडियां खत्म हो गई, किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन बिल नहीं मिलेगा, ये एक मिथ्य है, इस पर आप नहीं जाइएगा। जबकि इस कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कोई खतरा ही नहीं है, कुछ जिक्र नहीं है इसका। वहीं मंडियों की व्यवस्था भी बनी रहेगी, मंडी की व्यवस्था बनी रहेगी। किसान जहां आपके जाके अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। एमएसपी पहले की तरह ही जारी रहेगा, जबकि दूसरे स्थान पर बढ़े हुए सामान के दाम का फ़ायदा किसान वहां अपना सामान बेचकर उठा सकेंगे। यहाँ पे बिचौलिए नहीं आएंगे, बिचौलियों को बढ़े हुए दाम का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। किसान को तो वही हर साल दर साल वही दाम मिलता था जो सदियों से मिलता आ रहा है। और जो फ़ायदा, जो बढ़ा हुआ दाम होता था, उसका फ़ायदा सिर्फ बिचौलियों को होता था। वो बिचौलियापन जो है बीच से हटा दिया गया है। आपको बता दें मौजूदा व्यवस्था क्या है। किसानों के पास अपनी फसल बेचने से के लिए ज़्यादा विकल्प अभी मौजूद नहीं है। किसान को कृषि उपज विपणन समितियां यानी कि APMC जो होता है में फसल बेचनी होती है और वहीं पे वो बेचते हैं। जो भी फसल के लिए रेट फिक्स किया जाता है उसमें फसल बेचते हैं। बाकी जो बढ़ा हुआ दाम है, जो लाइजनस होते हैं, जो दलाल होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, वो उनका फ़ायदा उठा के ले जाते हैं। कानून में क्या बदलाव किया गया ये भी मैं आपको बता दूं। ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जहां किसान मनचाहे स्थान पर फसल बेच सके। अगर बिहार का किसान है तो वो जाके महाराष्ट्र में भी फसल बेच सकता है, कहीं भी जाके बेच सकता है। वहाँ के दाम को मोल भाव करते हुए अपने हिसाब से अपनी फसल को बेच सकता है, जिस पे वो सेटिस्फाइड रहेगा कि मैंने अपनी फसल को अपने हिसाब से बेचा है, इसमें मेरा कोई भी किसी ने भी मेरा नुकसान नहीं पहुंचाया, बीच वाला पैसा खा के मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट कारोबार बिना किसी अड़चन के, कोई उसके लिए नियम की ज़रूरत नहीं है, किसी पेपर की ज़रूरत नहीं है, किसी NOC की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी अड़चन के वो किसी भी इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट जाके अपने सामान को बेच सकते हैं। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2023 दूसरा बिल है। कीमतों के शोषण से बचाने का, इसमें किसानों को कीमतों से जो कीमतों के बढ़े हुए कीमतों को, घटे हुए कीमतों को लेकर के उनका शोषण होता था उससे बचाने का वायदा सरकार ने किया है। और आरोप है इस बिल को लेकर, जो आरोप है विपक्ष की तरफ से कि बिल कीमत तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं बताता, इसमें प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस को किसानों का शोषण कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि इस कानून में कीमतों के शोषण से बचाने का वायदा करता है। उपज की खरीद पहले
की तरह ही एमएसपी पर होती रहेंगी। यह किसी कॉरपोरेट की आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए है। कॉरपोरेट को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कॉरपोरेट इसीलिए बिलबिला रहा है, उसके अंदर तहलका मचा हुआ है कि आखिर होगा क्या, मेरा जो इतनी मुफ्त की आमदनी, हम किसी की मेहनत की कमाई को बीच में पढ़ के मुफ्त में खा जाते थे, वो तो उनका चला गया। किसी प्रावधान है, इसमें प्रावधान है कि किसी भी सूरत में किसानों की ज़मीन नहीं खरीद का करार नहीं किया जा सकता है, जो कि हम जब भी होता था तो हम किसान की ज़मीन जो है किसी भी औने पौने दाम पे खरीद कर उसको अपने हिसाब से कर लेते थे। ऐसा कुछ करने का इसमें उसके लिए परमिशन नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। किसान की ज़मीन को इस तरह से नहीं खरीदा जा सकता। ज़मीन पर किसान का मालिकाना हक, भले आप उस पर खेती कर रहे हैं आपने, लेकिन जो ज़मीन पर मालिकाना हक है वो किसान का बना रहेगा। किसान जब भी चाहे उस पर कोई भी फैसला ले सकता है। इसमें प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी जिसका लाभ किसानों को मिलेगा, क्योंकि अगर किसी का अच्छा प्रोडक्ट होगा तो उसको अच्छे दाम मिलेंगे, किसी का ख़राब प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट के हिसाब से उसको थोड़ा नीचा दाम मिल सकता है, जिससे क्या होगा कि एक किसान एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन बना रहेगा और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट उपजाने के लिए किसान भी ललायत रहेंगे कि ताकि उनको उसका जो रिटर्न मिले वो अच्छा मिले और उसका इनको फ़ायदा हो, किसानों को मिलेगा। मंडी का लाइसेंस राज और भ्रष्टाचार समाप्त होगा तथा किसान को कहीं भी अपनी उपज बेचने के लिए, व्यापारी को कहीं भी व्यापार करने की छूट मिलेगी। आप कहीं भी जाके अपना सामान बेच सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। ये एनओसी फैनस, भारत एक अखंड राज्य है, एकल देश है। इसमें ये क्या कि एक राज्य जो है, एक राज्य का किसान दूसरे राज्य में उसकी प्रोडक्ट की ज़्यादा मांग है तो वहाँ जाके नहीं बेच सकता, उसके लिए एनओसी लेनी पड़ेगी। बीच में बिचौलिए आएंगे और वो खाएंगे, उसके बाद उसको जो औने पौने दाम है वो मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ये किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद, जो हम बार बार डिमांड करते थे, हम बोलते थे कि जो हमारी सरकारें हैं वो क्यों नहीं एग्रीकल्चर को, एग्रो इंडस्ट्री में क्यों नहीं कन्वर्ट करती है। ये उसी की तरफ एक कदम है और बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है ये कदम। मौजूदा व्यवस्था में भारत में किसानों की कमाई पूरी तरह से मानसून और बाजार के अनुकूल रहने पर निर्भर है, जिससे किसानों को मेहनत के अनुसार रिटर्न नहीं मिलता। ये जो मौजूदा सिस्टम है उसमें ऐसा है कि जैसा अगर हमारा वेदर, हमारा मानसून हमारा साथ देता है और बाज़ार उसके लिए पॉजिटिव होती है, तभी आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है। वरना आपका प्रोडक्ट जो है, पता नहीं आपकी अनाज, आप अन्नदाता कहलाते हो लेकिन सबका पेट भरते हो, लेकिन वही लूट के आपको लेके चले जाते हैं। ऐसा कुछ यहाँ होने वाला नहीं है। किसान को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। कानून में क्या बदलाव किया गया ये मैं आपको बता देती हूँ। कानून में कहा गया है कि खेती से जुड़ी सारी रिस्क किसानों को नहीं, बल्कि जो उनके एग्रीमेंट करें उससे एग्रीमेंट करेंगे उन पर शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपने लीज़ लिया है और किसान खेती कर रहा है, आपने बोला है कि आपके प्रोडक्ट को मैं वहाँ ले जाऊँगा और उसमें आपको इतना देना है, तो वो आपने जो वादा किया है वो आपको देना पड़ेगा। अब वेदर अगर फेवरेबल नहीं है या मार्केट डाउन है तो उसका खामियाजा आप भुगतेंगे। वो किसान को जिसको आपने बोला कि हाँ आपको इतने पैसे मिले, आपको फिक्स प्राइस देना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आपको जो भी आप मंडी तक आपने पहुंचाने का जो ठेका उठाया है और इस लीज को आपने लिया है, उसका खामियाजा, क्योंकि प्रॉफिट आपको जाता है, इसीलिए उसका जो रिस्क है वो आपको ही उठाना पड़ेगा। इसमें किसान कहीं भी प्रभावित नहीं होगा। उसने क्या होता था कि अगर मार्केट डाउन हो जाता था तो किसान जिस रेट पे एग्रीमेंट करता था उससे नहीं मिलता था। लोग कमतर दाम देके और उसके बाद उसके अनाज को उसके फसल को लेके जाते थे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए बिचौलिए जो है परेशान है कि क्या करें। उनका दिल जो दहल रहा है कि किसी की मेहनत की कमाई को जरा सा बेचने और ख़रीदने के चक्कर में वो सारा फ़ायदा वो उठाते थे। वो फ़ायदा अब किसान को मिलेगा। वो उसको रिस्क नहीं रहेगा कि मैंने ये फसल उपजाई है तो पता नहीं ये बिकेगा तो किस भाव में बिकेगा। पहले ही ये तय हो जाएगा कि हाँ भाई इसका आपका फसल का ये रेट रहेगा। उस रेट में अगर आपको जिसने फिक्स किया उसको ले जाना पड़ेगा, चाहे बाज़ार कितना भी नरम हो और चाहे मानसून जो है हमारा वेदर जो है हमारा वो कितना भी हमारा अनफेवरेबल हो, लेकिन वो किसान उसका खामियाजा नहीं भुगतेगा। आपको फ़ायदा उठाने के लिए आप राज़ी हैं तो रिस्क भी, नुकसान भी आप ही उठाएंगे। जो कानून में बदलाव किया गया है उसका क्या है, खेती से जुड़ी सारी रिस्क किसान को नहीं, बल्कि जो कि उस एग्रीमेंट करेंगे उनका होगा। किसान एग्रो बिजनेस करने वाली कंपनियां, प्रोग्रेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और बड़े रिटेलर्स
से एग्रीमेंट कर आपस में तय कीमत पर उन्हें फसल बेच सकेंगे। इससे उनकी मार्केटिंग की लागत बचेगी, दलाल खत्म होंगे, दलाल खत्म हो जाएंगे। इसी का चिंता तो है बिचौलियों को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में नया नहीं है। अनाज के लिए अनौपचारिक करार आम है। गन्ने और पोल्ट्री सेक्टर में औपचारिक करार जो होते हैं, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं, वो हमेशा से होता आ रहा है। अब सारे एग्रो सेक्टर के सारे प्रोडक्ट्स में ऐसे ही लागू होगा। और बता दूं और क्या है, बहुत अच्छा बदलाव है। इस किसान जो लोग परेशान हो रहे हैं, किसानों को सोचना चाहिए कि उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आवश्यक वस्तु संशोधन, तीसरा बिल जो है वो आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 है। अनाज, दाल, प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किसानों की आय बढ़ेगी। अनाज, दाल, प्याज जो को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया गया है और इससे किसानों का फ़ायदा होगा। लोग सोच रहे हैं कि यह बिल कि खाद्य वस्तुओं पर रेगुलेशन खत्म करने से एक्सपोर्टर्स, प्रोसेसर्स और कारोबारी फसल सीजन में जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आवश्यक वस्तु संशोधन बिल जो मौजूदा है उसके अनुसार अनाज, दलहन, तिलहन, खाद, तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटाने का प्रावधान करता है। इसमें निजी निवेशकों को उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप की आशंका दूर हो जाएगी। उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता की बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में विदेश प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा। मतलब कि कृषि क्षेत्र में भी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका जो आकर्षण होगा वो बढ़ जाएगा। इसमें किसान मर्जी के मुताबिक इसका निर्यात और भंडारण कर सकेंगे, उसमें उनकी आय बढ़ सकेगी। अगर वो चाहता है किसान कि इस तरह से जाए तो उसके ऊपर पूरा डिपेंड है कि वो अपनी आय को कितना बढ़ाना चाहता है, वो उस हिसाब से बढ़ा सकता है। इस विधेयक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा। किसानों की मजबूती होगी, निवेशक को बढ़ावा मिलेगा और इससे कृषि क्षेत्र में कारोबार अनुकूल माहौल बनाने और वोकल फॉर लोकल को मजबूती प्रदान मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पहले ही बोला है कि एक स्लोगन दिया हुआ है वोकल फॉर लोकल। तो हमारा जो लोकल खाद्य पदार्थ है, लोकल जो एग्रो प्रोडक्ट्स है, उसके लिए भी हमें वोकल होना है और उसकी निर्यात के लिए भी हमें व्यवस्था बनानी है, ताकि हमारे किसान भाई भी जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आए उसका हिस्सा बन सके और उसका फ़ायदा उठा सके। और आपको बता दें कि मौजूदा व्यवस्था क्या है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की वजह से कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट में निवेश कम होने की वजह से किसानों को लाभ नहीं मिल पाता और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको ये इन सारी चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अब क्या होगा, कानून में बदलाव से इस कानून से कोल्ड स्टोरेज और फूड सप्लाई चेन की आधुनिकीकरण की मदद मिलेगी। यह किसानों के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद जो बिल है वो माना जाएगा, जिसमें ये सारा कुछ जो किसान कितना कमाना चाहता है, हमारे जो अन्नदाता हैं वो अपना कितना बढ़ावा करना चाहते हैं, ये सारा उन पर डिपेंड हो जाएगा। कोई किसी बिचौले के लिए कोई जगह नहीं है। किसी जो मीडिएटर है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्रोसेसर्स होते हैं, वो उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे। किसान को अपनी मंडी का पता होगा कि किस मंडी में क्या प्रोडक्ट बिक रहा है और उसकी क्या रेट है, और अगर उस प्रोडक्ट को लेकर के किसी भी वजह से बाज़ार थोड़ी सी निराशाजनक है तो इसका खामियाजा वो किसान नहीं बल्कि वो मीडिएटर को भुगतना है। तो ये इस बिल को लेकर के मस्त हो जाइए, खुश हो जाइए। बहुत ही खूबसूरत बिल है ये, बहुत ही एग्रो इंडस्ट्री के लिए एक रेवोल्यूशनरी बिल जिसको बोलते हैं वो है ये, जो किसानों को हर हाल में फ़ायदा पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी ही रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।